ये मेरा सौभाग्य है कि मैं कुमारस्वामी, आनंद कुमारस्वामी जैसे एक स्कॉलर के याद में जो एक प्रस्तुति यहाँ हर साल होती है, उसमें एज अ डांसर मुझे बुलाया गया है, क्योंकि मैंने उनके काम को बहुत सराहा है और बहुत ध्यान से पढ़ा है, क्योंकि मुझे लगता है कि उस दौर पे जब वो थे, उस टाइम पे इंडिया के बारे में जो बाहर देशों की जो सोच थी, इंडियन हिस्ट्री के बारे में, इंडियन एस्थेटिक्स के बारे में, इंडियन फ़िलासफ़ी के बारे में, उसका एक बहुत बड़ा जो श्रेय जाता है वो आनंद के कुमारस्वामी को जाता है, क्योंकि उन्होंने उस सोच को बदला और उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें वो लेके आए जो पहले नहीं कही गई थी, और अच्छी भाषा में, इंग्लिश में वो लिख सकते थे, और उन्होंने लिखा और बहुत लोगों ने उसको पढ़ा और वो प्रभावित होकर फिर भारत के प्रति आए, भारत में आए और अपना जो है कार्य किया। तो मुझे लगता है कि एज अ स्टूडेंट मैं उनको पढ़ती थी, और उनकी एक ख़ास किताब है डांस ऑफ शिवा, जिससे मैंने बहुत प्रेरणा ली है, और आज के इस प्रस्तुति का नाम भी मैंने डांस ऑफ शिवा ही रखा है, और शिव के ऊपर ही मैं उनका जो सोच था उसको मेन चीज़, अपने मूल बात वही रहेगी, और उससे जो हमें प्रेरणा मिली है और हम जिस ओर निकल पड़े हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम बताएंगे। मेरे करियर में ये 40वां वर्ष है मेरे अरंगेट्रम के बाद, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इस साल मुझे बुलाया गया, क्योंकि बहुत सारी सेलिब्रेशंस हमने भी करी, बहुत सारा एनालिसिस और असेसमेंट किया अपने काम का। तो ये एक तरीके से एक लैंडमार्क मेरे लिए बहुत अच्छा रहा कि एक इतने बड़े स्कॉलर के प्रति मैं अपनी छोटी सी एक श्रद्धांजलि इस प्रस्तुति के द्वारा करूं। और मैडम, ये श्रद्धांजलि जो आप अर्पण कर रही हैं, हाँ जी, तो ये प्रयाग की ही भूमि पर क्यों? क्योंकि इस म्यूज़ियम की सोच बहुत अच्छी रही है, और मैं इस म्यूज़ियम में बहुत बार आ चुकी हूँ, और यहाँ के लोगों का जो काम है और यहाँ के जो कलेक्शन है उसे मैंने देखा है, और ये मैं ईज़िली कह सकती हूँ कि ये वन ऑफ द बेस्ट रन म्यूज़ियम्स हैं। बहुत ही सिस्टमैटिकली इसको चलाते हैं। वो केवल एक संग्रहालय नहीं है, लेकिन यहाँ पे और भी बहुत कुछ होता है, क्योंकि मैं पिछली बार जब आई थी तो एक आर्ट्स अप्रिसिएशन कोर्स के वैलेडिक्टरी लेक्चर पे आई थी, और मैंने देखा कि यंग कैसे जुड़ रही हैं इस म्यूज़ियम के साथ, और बहुत अच्छे सवाल भी पूछे गए यंग यूथ बच्चों से। तो मुझे लगता है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट हमारा दायित्व है कि हम अगले जनरेशन को अपनी जो परंपरा है, अपनी जो ट्रेडिशन है, उसको हम कैसे उनको सौंपें, किस तरीके से उनको लगना चाहिए कि हम गौरवान्वित हैं कि ऐसी एक ट्रेडिशन को हम बिलोंग करते हैं। तो मुझे लगता है उसमें ये म्यूज़ियम का ख़ास एक प्रयास रहा है, और तभी उन्होंने पूछा कि आप क्या इस व्याख्यानमाला के लिए आएंगी, तो मुझे लगा कि ये उसी का कंटिन्यूएशन है। और ये अभी बता रहे थे कि सारे जो स्टूडेंट्स उस दिन जब आए थे वो सब आज आएंगे, तो मुझे लगता है एक कंटिन्यूएशन बन रही है। तो शिष्य परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा, मेंटोरशिप कह लीजिए। बहुत कोई गुरु के पास जाके नहीं सीख सकता है, तो जब सुनते हैं, जो पढ़ते हैं, उससे बहुत सीख मिलती है। तो मुझे लगता है ये एक जो शुरू किया है इन्होंने यहाँ पे, मुझे उससे जुड़ना बड़ा अच्छा लगा। तो मैडम, गुरु जी आपके कौन थे, उनके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। मेरी पहली गुरु श्रीमती स्वर्णा सरस्वती थी, जो कि ईसाई वेल्लार कम्युनिटी को बिलोंग करती थी, जो देवदासी कम्युनिटी होती है। जो उन्होंने वो पूरा दौर देखा जब मंदिरों से स्टेज तक हमारी डांस की जो परंपरा तय किया, वो पूरा एक दौर वो उससे जुड़ी थी। तो मुझे तो
नृत्य को एक सेवा के तौर पे ही उन्होंने सिखाया, कभी ये परफॉर्मिंग आर्ट है ये फील नहीं कराया। लेकिन मैं लगभग उनके 5 साल से 14 साल तक मैं उनके साथ थी और उनके अंडर ही मैंने अपना पहला अरंगेट्रम भी किया। और फिर उसके बाद के मेरे गुरु जो थे, गुरु के एन दक्षिणामूर्ति, गुरु जमुना कृष्णन, कलानिधि नारायण, जो कि अलग अलग पक्ष मुझे उन्होंने बहुत प्यार से, मैं बहुत लकी थी कि मेरे गुरुजन थे, बहुत ही दिल खोल के उन्होंने शेयर किया आर्ट फॉर्म को। तो मेरी कोशिश यही रही है कि मैं भी 24 इयर्स से मेरी संस्था नाट्य वृक्षा चला रही हूँ और उसमें से बहुत अच्छे कलाकार निकल के आ रहे हैं। अब वो पूरी तरह से पारंगत हैं, अपने अपने तरीके से नृत्य को आगे ले जा रहे हैं। कुछ अपने देश में हैं, कुछ बाहर हैं, सिखा भी रहे हैं, परफॉर्म भी कर रहे हैं, लेक्चर्स भी करते हैं। तो ये सिलसिला है आगे ले जाने का। तो मुझे लगता है हर आर्टिस्ट का तो ये दायित्व बनता ही है कि वो वापस करें जो उन्होंने पाई है। जी जी। भरतनाट्यम की आप मुख्य नृत्य अंगना हैं, तो ये भरत ऋषि के द्वारा ये नृत्य आया है और 9 रस इसमें अभिव्यक्ति होती है मैडम। हाँ जी। उस पर थोड़ा सा आप। भरतनाट्यम नाम जो है इसके 2 एक्सप्लेनेशन है। एक तो है कि हम जो इसमें जो व्याकरण जो हम यूज़ करते हैं वो नाट्य शास्त्र नाम की किताब से, एक ग्रंथ से है, और जिसे कहा जाता है कि भरत मुनि ने इसकी रचना करी। तो इसलिए क्योंकि हम उस नाट्य शास्त्र से ही अपनी जो पूरी इंस्पिरेशन लेते हैं, तो इसलिए इसे भरतनाट्यम कहा गया है। दूसरा जो एक्सप्लेनेशन भी है वो है कि इसमें 3 शब्द निकलते हैं, भा, रा और ता। भा से भाव, रा से राग और ता से ताल। तीनों के सम्मिश्रण से जो एक शैली उभर के आती है उसे हम भरतनाट्यम कह सकते हैं। तो ये 2 हैं जो नाम से जुड़ी हुई हैं। इसमें बहुत सारी, इस नाट्य शास्त्र में तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अष्टनायिका हैं, नवरस हैं, ये नृत्य करने का, अभिनय का जो पक्ष है उसमें आंगिकम है, आहार्यम है, सात्विक अभिनय है, तो बहुत कुछ चीज़ें हैं। नवरस तो एक छोटा सा चीज़ हुआ। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो विधाएं हैं जो हमें अलग अलग स्तर पर और अलग अलग लेवल्स पे हमारे बहुत सिस्टमैटिकली सिखाया जाता है। हमारी जो सीखने सिखाने की जो एक तरीका है, एक पैडागॉजी है, वो भी बहुत समृद्ध है। वो बहुत आराम से एक स्टूडेंट को एक एस्पेक्ट को धीरे धीरे करके अनावरण उसका होता है, और फिर जब मिल के सब कुछ एक पूरा एक मॉन्यूमेंट खड़ा हो जाता है, तब जाके एक आर्टिस्ट, हम कहते हैं एक स्किल्ड आर्टिस्ट तैयार बनता है। और ये निरंतर चलता रहता है सीखने सिखाने का। ये नहीं कह सकते कि आप 5 साल का कोर्स कर लिया आपने तो आप पारंगत हो गए, कुछ सीखने सिखाने की ज़रूरत नहीं है उसके बाद। ये बहुत गलत सोच है मेरे हिसाब से। मैं आज भी सीखती हूँ, आज भी मैं कुछ देखती हूँ तो मुझे उसमें से कुछ और निकल के आने का सोच निकलता है। तो और लगता है कि ये पहले क्यों नहीं सोचा मैंने। तो मुझे लगता है कि ये एक निरंतर एक सीखने सिखाने का एक सिलसिला चलता रहता है। नटराज शिव पर ही आप प्रस्तुति कर रहे हैं, तो ये कौन सा जो है प्रस्तुति होगा आज आपका? 3 चीज़ें मैं सोच रही हूँ कि आज करूँ, क्योंकि मैंने ये पीछे का ये बैकड्रॉप देख लिया था जाने से पहले, और ये पेड़ भी देखा था। तो मैंने कहा था कि म्यूज़ियम वालों को कि आप इसको ढकिए नहीं, मुझे पेड़ के नीचे ही जो भी करना है। पहला जो है वो है कि शिव के जो आइडल हैं, नटराज का जो स्वरूप है, उसके बारे में जो एक डीमिस्टिफाई करने का एक होता है कि केवल ये मूर्ति नहीं है जी, ये तो पूरे लाइफ को कैसे चलाना है उसकी सीख है इसमें। ये एक हाथ में डमरू है, दूसरे हाथ में अग्नि है, तो ये सृष्टि इससे होती है और संहार इससे होता है। और एक हाथ में कहते हैं आप डरिए मत, मैं हूँ आपके लिए, और दूसरे हाथ में ऐसे अपने पैर की ओर जो उठा हुआ है उसको दिखाते हैं कि मेरे शरण में आओगे तो मुक्ति पाओगे। तो बहुत सारी चीज़ें इस आइकोनोग्राफी में ऐसी हैं जो मैं निकाल के बताना चाहती हूँ, तो वो एक कर रही हूँ। फिर दूसरी है कि शिव जी ने जब डांस किया तो वो कहते हैं कि चिदम्बरम में उन्होंने किया, जो दक्षिण भारत में तमिलनाडु में है, और वो कहते हैं कि बहुत ही पावन स्थल है, और उन्होंने वहाँ पे आनंद तांडवम किया, जो यूनिवर्स का एकदम सेंटर माना जाता है वो जगह।
तो उन्होंने जब वो आनंद तांडवम किया तो तमिल के एक बहुत नामी एक कवि हैं गोपालकृष्ण भारती, तो उन्होंने एक कॉम्पोजिशन नडनम आडिनार लिखा था जो उस नृत्य का वर्णन करता है। वो भी मैं आज, क्योंकि कुमारस्वामी जी ने बहुत लिखा है आनंद तांडवम और चिदम्बरम के उनके नृत्य के बारे में, तो वो करूँगी। और फिर अंतिम प्रस्तुति मेरी हमारी परंपरा में देखिए बहुत फियरलेस परंपरा से हैं हम। हमारे कवियों ने कुछ भी कह जाते हैं, भगवान को भी हम लोग जो है उनकी भी हंसी उड़ाते हैं, हाँ, निंदा स्तुति जिसे कहते हैं। तो मैं समापन करूंगी मैथिल के कालिदास जो हैं, जो विद्यापति हैं, उनकी एक कविता, बहुत सुंदर कविता है, जहाँ पे एक गोपी जो है वो अपने कामदेव से कहती हैं कि आपने बाण मेरे ऊपर क्यों डाल रहे हो, वो शिव जी है ना, उनके ऊपर डालिए, आप मेरी आपकी तो कोई लड़ाई है नहीं, मेरे पास तो न तो बगछाल है, न तो मेरे जटा है, न तो सांप है, मेरे तो बहुत सुंदर कपड़े हैं जो देखिए आप, मैंने कृष्ण के प्रति अपनी प्यार के लिए पहन रखा है, और मेरे तो सुंदर सुंदर मोतियों का हार है और तिलक है, तो आप क्यों अपने बाण व्यर्थ मेरे ऊपर डाल रहे हैं, जबकि आप शिव, आपके जाइए शिव पे डालिए। तो शिव की एक तरीके से इसमें खिल्ली उड़ाई जा रही है कि कैसे अजीब से स्वरूप हैं और विभूत है और अजीब अजीब से चीज़ें हैं, तीन आँख हैं और क्या है। तो ये एक निंदा स्तुति है, तो जो कि अंतिम प्रस्तुति रहेगी।